नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहां से चुनाव लड़ेंगे, इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि पार्टी सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि इस पर आधिकारिक मुहर लगनी अभी बाकी है। पार्टी का मानना है कि सीएम को अयोध्या से उतारे जाने से पूरे राज्य में हिंदुत्व का संदेश जाएगा। दरअसल सीएम को मथुरा सीट से भी लड़ाए जाने की चर्चा थी, लेकिन अब यह बात साफ हो गई है कि वो मथुरा से चुनाव नहीं लड़ेंगे। आइए जानते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ उनकी लड़ने की क्या संभावना है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि अयोध्या से ही चुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उसको लेकर रणनीति लगभग तय हो गई है, बस उसका आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। क्योंकि आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, उसमें हो सकता है कि ऐलान कर दिया जाए कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि पहले मथुरा और अयोध्या के नाम पर मंथन किया जा रहा था कि राम भरोसे रहेंगे या श्याम जी लगाएंगे उनका बेड़ा पार। लेकिन खबर है कि लगातार अयोध्या से उनका पुराना नाता रहा है और अयोध्या के जरिए बीजेपी एक बार फिर से कई मैसेज देने की कोशिश करेगी। एक तो वो ये दिखाएंगे कि अयोध्या को किस तरीके से धार्मिक पर्यटन नगरी के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी ने विकसित किया है। अयोध्या के जरिए ही पूरे अवध क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र, इसके साथ साथ उत्तराखंड तक माहौल बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। हालांकि गोरखपुर उनका गढ़ माना जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो हिंदुत्व वाली इमेज है उसको भुनाने की पूरी कोशिश की जाएगी बीजेपी की तरफ से। और चूंकि राम मंदिर का जो मुद्दा है ये बीजेपी का आज से नहीं, शुरुआत से ही मुद्दा रहा है, तो ऐसे में एक बार फिर से जिस तरीके से बीजेपी में भगदड़ मची है, जो बड़े ओबीसी नेता थे, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, दारा सिंह चौहान हो, जब उन्होंने पार्टी छोड़ी तो उसके बाद से ये अपने मुख्य एजेंडे पर बीजेपी लौट सकती है। और अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे तो एक तरीके से फिर विकास के साथ साथ जो हिंदुत्व और राम मंदिर का जो मेन उनका कोर एजेंडा था उस पर बीजेपी वापस जाएगी। और इसका क्या रिजल्ट होगा इस पर आज हम चर्चा करेंगे। अयोध्या से अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो अयोध्या के बाद जो बाकी पड़ोसी जो जिले हैं जहां पर बीजेपी की स्थिति उतनी मजबूत नहीं है, क्या मुख्यमंत्री के वहां से चुनाव लड़ने पर स्थिति मजबूत होगी? इन तमाम मसलों पर आज हम चर्चा भी करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और महंत राजू दास जी हमारे साथ, महंत हनुमानगढ़ी के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और संजू कौशिक जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उन लोगों से हम चर्चा करेंगे क्योंकि ये जो रणनीति है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। और अपने मेहमानों का आपसे परिचय करवा दें। हमारे साथ महंत राजू दास जी हैं, हनुमानगढ़ी के महंत है। स्वामी जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और संजू कौशिक जी है, राजनीतिक समीक्षक है, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। महंत राजू दास जी, सबसे पहले आप ही के पास आएंगे। देखिए, हम देख रहे थे तमाम संत और आप लोग भी तमाम ये मांग करते रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री जी अयोध्या से चुनाव लड़े तो उनका स्वागत होगा। तो अगर ये जो खबरें आ रही हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं, तो अयोध्या और आसपास के इलाकों में कितना असर और आप लोग कैसा स्वागत करेंगे उनका? नहीं, बहुत बहुत आपको साधुवाद, आपको धन्यवाद, आपने बोलने का अवसर और मौका दिया। देखिए, मुख्यमंत्री अयोध्या ही नहीं, मुख्यमंत्री तो पूरे प्रदेश के लिए चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे, उनको कोई नहीं हरा सकता। हाँ। क्योंकि उनको ये नहीं बताना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के चेहरे हैं, साधु हैं, संत हैं, शुरू से हिंदुत्ववादी रहे हैं। उसके साथ साथ जो उनके क्लेवर, उनके जो तेवर हैं, सदैव सनातन धर्म, संस्कृति और हिंदुत्व के लिए जाना और पहचाना जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहीं से भी लड़ेंगे, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मथुरा से अगर चुनाव लड़ते तो जिस प्रकार से अयोध्या में भव्य दिव्य हम राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य कर रहे हैं, जिस प्रकार से काशी में हम भगवान बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर भव्य दिव्य निर्माण कार्य कर रहे हैं, उसी प्रकार हम लोगों की इच्छा है, स्वेच्छा है, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि भव्य दिव्य बनाए। तो उसके लिए एक अलग संदेश जाता। अगर मथुरा से चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ते तो अयोध्या कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है अयोध्या से चुनाव लड़ने और लड़ाने में। हाँ, ठीक है। मतलब ये एक ये रणनीति, इस पर चर्चा हो भी रही थी कि मथुरा से लड़ेंगे या अयोध्या से लड़ेंगे। लेकिन स्वामी जी जो हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि वो अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी ये पुख्ता खबर नहीं है, इस पर मुहर लगनी अभी बाकी है। संजीव कौशिक जी आपके पास आएंगे, काफी करीब से आप यूपी की सियासत को देखते हैं, समझते भी हैं और बीजेपी की रणनीति को भी समझते हैं। और चूंकि वो जो इलाका है, अगर हम अयोध्या को छोड़ दें संजीव जी,
तो आप अम्बेडकर नगर, जौनपुर, आजमगढ़, बाकी के ये जो जिले हैं यहाँ पर समाजवादी पार्टी का यहाँ पर गढ़ माना जाता है। यहाँ पर बीजेपी 2017 में जब मोदी लहर चले वहाँ पे तब भी अपनी उतनी पैठ नहीं बना पाई थी। अगर अब ये जो फैसला जिस पे चर्चा हो रही कि अयोध्या से वो चुनाव लड़ते हैं, तो अयोध्या के साथ साथ ब्रज क्षेत्र, अवध क्षेत्र और पूरे उत्तराखंड पर भी साधने की कवायद है, इसको माना जाए? बात तय है कि 5 सालों तक लगातार विकास की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी अब खुद हराम की शरण में जाती हुई दिखाई दे रही है। जो उसके कोर वोटर हैं वो निश्चित तौर पे धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर जो लोग खड़े होते हैं और वोट देते हैं, भारतीय जनता पार्टी को ये बात समझ में आ गई है। जिस तरह से भगदड़ मचा हुआ है पिछले 2 दिनों से आप देख रहे हैं कि उनके पाले में से वो सारे कद्दावर देता है जिस वर्ग के बारे में वो बात करते थे कि इनको मजबूत करना है, इनके लिए काम करना है, और जो लोग उनके पास आए थे अपने अपने वर्ग, अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के, और उनको एक जगह दी गई थी, वो सारे असंतुष्ट होकर आपको बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस परिस्थिति में, ऐसी परिस्थिति में केंद्रीय नेतृत्व भी चाहेगा, और कम से कम उत्तर प्रदेश का नेतृत्व तो कभी नहीं चाहेगा कि इस तरह की जो उलझाऊ नीतियां हैं या उलझाऊ बातों पर वो चुनाव लड़ी जाए। पुनः उनका वही पुराना मुद्दा, जिस मुद्दे पर उनको लोगों ने अपार समर्थन और बहुमत दिया है, एक बहुसंख्यक वर्ग जो है वो हमेशा से हम जानते हैं कि धर्म के मामले में हम कितने सेंसिटिव होते हैं, और अभी भी सबके बावजूद अब एक तो दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास भुलाने के लिए अभी भी वक्त है। हालांकि कई लोग मानते हैं, जानकार, कि अब राम मंदिर का जब निर्माण शुरू हो गया तो इस मुद्दे को यहाँ पे खत्म करना चाहिए और आगे बढ़ने की बात होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए, विश्वास की बात होनी चाहिए, सबका साथ लेकर चलने की बात होनी चाहिए। लेकिन मूल बात यह है कि क्या जिन एजेंडों से आप अभी तक यहाँ तक पहुंचे हैं उस एजेंडे को आप छोड़ देंगे? क्या आपकी ये उपलब्धि नहीं है कि आपने अथक अपने प्रयास से इसको इस मुकाम तक पहुंचाया कि आप भव्य राम मंदिर बन रहा है? तो इस चीज को भुलाने का प्रयास अब किया जाएगा। और मूल मुद्दा, और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि आदरणीय योगी जी ने जो स्टेटमेंट दिया था कि 20% बनाम 80%, कमोबेश वो ये परिलक्षित होता है, ये दिखाई देता है कि किस तरह से वो पुनः अपने पुराने स्टैंड पर कायम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक चुने हुए लोग, एक लोकतंत्र में चुने हुए मुख्यमंत्री के मुंह से यदि 20% को नकारने की बात होती है और 80% को अपने साथ में लेकर चलने की बात होती है, तो निश्चित रूप से एक बड़ा वर्ग, जो वर्ग उनको चाहता है, जो अच्छा संजीव जी, इस पे जब सवाल किया गया था तो वो ये कह रहे थे कि नहीं 80% वो लोग हैं जो चाहते हैं कि काशी कॉरिडोर बने, अयोध्या में मंदिर बने, मथुरा में मंदिर बने। 20% वो लोग जो इसको नकारते हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे थे कि धर्म और बाकी, वो ये कह रहे थे कि ऐसे लोग हैं जो इसको नकारते हैं, ऐसे लोग 80% जो इसको इसके पक्ष में है। एक तर्क इन्होंने ये भी दिया था। भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े स्मार्ट राजनीति करने वाले लोग हैं। वो जो कहते हैं उसके कई मायने होते हैं और सारे लोग ये मायने समझते हैं, और उसके बावजूद भी वो इनकार करते हैं। वो अली और बजरंग बली की भी बात करते हैं, श्मशान और शमशान की भी बात करते हैं, लेकिन सब लोग जानते हैं कि कब्रिस्तान की भी बात करते हैं, लेकिन जानते हैं कि उसके मायने क्या है। वो भले जो कह रहे हैं उस समय भी सारे लोगों ने समझा और बाद में भी हम समझ रहे हैं, लेकिन तमाम, चाहे वो हो या उनके पार्टी के नेताओं ने हर एक मंच पे इस चीज को अलग तरीके से परिभाषित किया, और किसी की हिम्मत नहीं होती खुद को वो बात करे कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। लेकिन वो जो कहना चाह रहे थे हिंदुस्तान की आवाम समझ रही है, और उनके वोटर भी इस बात को समझ रहे हैं। तो खुलेआम ये कह रहे हैं। तो मूल मुद्दा यही है कि जिस तरह से पिछले 5 वर्षों में सबको साथ लेकर के चलने की बात थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी विफल होती हुई दिखाई दे रही है, और भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात का एहसास हो गया है कि अब राम यही बेड़ा पार लगाएगी। तो आपको क्या लगता है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य है, दारा सिंह चौहान है, स्वामी प्रसाद मौर्य का अभी वो कद रह गया है? क्योंकि उनके बारे में कहा जाता है वो मौसम वैज्ञानिक है। 2016 में भी बीएसपी को छोड़ा, बहन जी जिनका वो पैर छू के आशीर्वाद लेते थे, उनके ऊपर क्या आरोप लगाया कि दौलत की बेटी है, तमाम सारे आरोप लगाए थे। 5 साल प्योर सत्ता की मलाई खाई। अभी 1 हफ्ता पहले भी आपने देखा होगा पीएम के साथ मंच साधा किया, वहां से भी सब कुछ हुआ था। अब अचानक से आचार संहिता लगने के बाद अगर वो कहते हैं कि दलितों, शोषितों, पिछड़ों, वंचितों के लिए हम पार्टी छोड़ रहे हैं, तो उनके बात पर कोई विश्वास करेगा? इस अंजनी, आज के वक्त में संख्याओं की राजनीति हो रही है, सिद्धांतों की राजनीति नहीं है। यदि सिद्धांतों की राजनीति होती तो स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं छोड़ते, और सिद्धांतों की राजनीति होती तो बीजेपी इतने वर्षों के बाद भी उनके जाते जाते उनके ऊपर FIR वाला पुलिंदा न खोल देती और वारंट जारी करवा देती। तो दोनों तरफ से आप समझ सकते हैं कि राजनीति का स्तर जो है वो बहुत निचले स्तर पे चला गया है, और सिर्फ संख्याओं की राजनीति। लेकिन चलिए आपके यहाँ
और भी हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका भी परिचय करवा दे, चर्चा में शामिल करते हैं। हमारे साथ स्वामी मनमोहन जी जुड़ गए हैं, हिंदी स्कॉलर है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश भी हमारे साथ अयोध्या से जुड़ गए हैं। स्वामी जी, सबसे पहले आप ही के पास आएंगे। अब यह खबर आ रही है कि मथुरा या अयोध्या से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन जो बड़ी जानकारी है कि वो अयोध्या से ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। संत समाज के लोग कितना स्वागत करते हैं कि अगर अयोध्या से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ते हैं तो उसका पूरे यूपी पे क्या संदेश जाएगा? अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए, हाँ, आपको आवाज क्लियर आ रही है? बिल्कुल आ रही है स्वामी जी। अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो इसके बहुत से अर्थ हो सकते हैं। हाँ, और वो ऐसा करेंगे भी, या तो अयोध्या या मथुरा से चुनाव लड़ेंगे भी, ये भी होगा। लेकिन परिणाम जो होना है, परिणाम होगा यही कि अब शायद भारतीय जनता पार्टी अपना विश्वास खो चुकी है। अच्छा, समाज में, लोगों में अब उसका कोई विश्वास नहीं रहा है। क्योंकि आज वो मथुरा से लड़े, काशी से लड़े या कहीं से भी लड़े, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि वो किए क्या 5 सालों में। 5 सालों में बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी और भी जितनी भी, मतलब महिलाओं के प्रति अत्याचार, उत्पीड़न और लोगों के प्रति अत्याचार, लोगों का उत्पीड़न और महामारी में लोगों की मृत्यु और वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था, वहां की शिक्षा व्यवस्था, सब कुछ ध्वस्त हो चुकी है। लेकिन स्वामी जी देखिए, WHO तक ने भी तारीफ कर दिया कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे ध्वस्त हो गए। यूपी ने तो फिर भी शुरुआत में झटके खाए, लेकिन इसके बाद बहुत तेजी से रिकवर किया। और आप कह रहे हैं कि सब कुछ ध्वस्त हो चुका है। आप भी बहुत नाराज लग रहे हैं। माना जा रहा है कि एक संत ग्रुप जो है वो भी काफी नाराज है। गुट बात नाराजगी की नहीं है। हाँ, आपने देखा होगा कि महामारी में जितने लोगों की मृत्यु हुई, हाँ, उनको प्रॉपरली रिपोर्ट्स भी नहीं किया गया, दिखाया भी नहीं गया। यहां तक कि लोग इस तरह से मरे कि उनका अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाया। लाशें गंगा में तैरती मिली और जमीन में कहीं भी दफनाई मिली, बालू के रेत में दफना दी गई और यहां तक कि वैसे ही छोड़ दिया गया या फेंक दिया गया पानी में, अगल बगल की नदियों में। देखिए, उसके पीछे भी कई तर्क थे, उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन इसके बाद भी WHO ने तारीफ की कि यूपी ने बहुत बेहतर ढंग से महामारी से लड़ाई लड़ी और निपटा। तो आप उसको नजरअंदाज करेंगे? एक बड़ी आबादी है, एक बड़ी आबादी है। यहां सिर्फ ये नहीं है, हाँ, यहां सिर्फ ये नहीं है कि महामारी में कितने लोग मरे। हाँ, यहां सिर्फ ये नहीं है कि महामारी में लोग कैसे मरे। यहां सिर्फ ये है कि पूरे देश पर नरेंद्र मोदी का झूठ चल रहा है और अब उस झूठ से पूरा देश तंग आ चुका है। यही समस्या है। जी, राजू जी बोलिए। वो कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, कुछ किया है नहीं। ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। अभी तक लोग, ये लोग टोपी वाले की सिर्फ बात करते थे, बहुसंख्यक के लोग नजरअंदाज करते थे, इनको लाज शर्म नहीं लग रही है। जिस प्रकार से सनातन धर्म संस्कृति को गाली दी जाती है, बोको हराम, ISI और हमको एक रंग वाले से बहुत समस्या परहेज होती है और तालिबान से हमको जोड़ दी जाती है, तब इनको समस्या नहीं होती है। बोलिए स्वामी जी, जवाब दीजिए। ये हमारे साथ महंत राजू दास जी भी जुड़े हैं। महंत राजीव दास से मेरा एक छोटा सा सवाल है, 1 by 1। जी महंत जी, आपकी आवाज आ रही है। आप सुनिए। हाँ, ईश्वर ये कहते हैं, ये धर्म को मानते हैं, हम धर्म को मानते हैं, हम हिंदू हैं, और हम कहते हैं कि हमारा इतिहास 2 लाख करोड़ साल का है। हाँ, अब समझो, 2 लाख करोड़ साल का हमारा इतिहास है। और अगर हम इस बात को भी छोड़ दें तो कम से कम 5000-6000 साल के हमारे मंदिर मिल जाएंगे। हाँ, अगर हमारा इतना पुराना इतिहास है, आपको ना तो दूसरे किसी संप्रदाय का वर्चस्व वजूद 2000 साल के पीछे का नहीं मिलता।
इसका अर्थ यह होता है कि पूरी दुनिया, आज ये हिंदू की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया हिंदू है, थी और आज भी है। हम किसके बारे में, किसको नकारना चाहते हैं, किसको गलत कहते हैं, किसको टोपी वाला कहते हैं, किसको हम कहते हैं, वो भी तो हमारे अपने ही हैं। आज ये गर्व से कभी कभी मंचों से इनके आरएसएस के लोग गर्व से कहते हैं कि ये हमारे अपने हैं, और हमारे अपने हैं, हम उनके अपनों से ही। बताइए, ये जो सरकार है, ये 5 साल तक सरकार चल रही है, तो क्या सरकार जो स्कीम लाती है तो उनको अलग कर दी? नहीं भाई, अगर ये हमारे अपने, इनको हम कुछ फायदा नहीं करेंगे, आप ये कहना चाहते हैं? ठीक है, आपके पास आएंगे। ये बड़ी बहस का मुद्दा है, ये बड़ी बहस का मुद्दा है। ये बड़ी बहस का मुद्दा है। हमारे संवाददाता अयोध्या से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास भी चलेंगे, आपके पास दोबारा आएंगे आपके पास। लेकिन ये भी एक विचारधारा है, इसको भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। सत्य प्रकाश, अब जो खबरें आ रही हैं कि मथुरा या अयोध्या से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ सकते हैं, और ज्यादा संभावना यह है कि अयोध्या से वो चुनाव लड़ेंगे। अयोध्या में इसको लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया है, हम देख रहे हैं कि तमाम जो संत समाज के लोग हैं, यहां तक कि जो वहां के मौजूदा विधायक हैं, वो भी स्वागत कर रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री जी यहां से आते हैं तो हम अपनी सीट छोड़ने को तैयार हैं। तो अयोध्या में किस तरह की कयासबाजी हो रही है, और अयोध्या से अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो क्या समीकरण बदलेगा, हम यूपी की बात करें तो? हाँ बिल्कुल, जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ अगर अयोध्या से लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और कहीं ना कहीं ये अयोध्या की जो सीट है ये और भी सरल होगा, क्योंकि इस पर जो है इसके पहले भी सपा लगातार इस पर जो है अपने जो है दावे करती रही है, लेकिन से लंबे अरसे से भाजपा का यहाँ पर अस्तित्व रहा है और भाजपा का गढ़ भी माना जाता है। ऐसे में अखिलेश यादव सहित तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं सभी अयोध्या आप पहुंचने की कवायद में थे, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लड़ते तो उनके लिए बहुत ही आसान होगा। और यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो यहाँ के पदाधिकारी, लगातार उनके तो तैयारियां को शुरू कर दिया है, और कहीं ना कहीं इस तैयारी को लेकर हमारे साथ कुछ भाजपा के पदाधिकारी भी है, उनसे भी बात करेंगे किस प्रकार की तैयारियां है यहाँ पर। जो तैयारी है किस प्रकार देखा जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व्यक्ति को नहीं देखते हैं, बल्कि अपनी तैयारियां सांगठनिक स्तर पे प्रारंभ से ही करते हैं। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सुना है कि यहाँ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनाव लड़ने वाले हैं, वो कार्यकर्ता सभी उत्साह से लबरेज हैं, और भारतीय जनता पार्टी। ठीक, अच्छा सत्यप्रकाश आपके पास आएंगे, और ये भी हम जानेंगे कि हम सुन रहे हैं कि भाई वहां पे लोग तो अब दफ्तर भी तलाशना शुरू कर दिए हैं, लेकिन एक बड़ी जानकारी दे अपने दर्शकों को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हो चुकी है, और जिसमें यह माना जा रहा है कि पहले और दूसरे चरण के जो उम्मीदवार होंगे उनके नाम पर मुहर लग जाएगी, और प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वर्चुअली इस बैठक में, इस समिति की बैठक में शामिल हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं, यानी अब फाइनल मुहर लगने वाली है। और इसी बैठक से यह भी खबर निकल के आएगी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहां से चुनाव लड़ेंगे, अयोध्या से लड़ेंगे, उसकी पुष्टि होगी। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कहां से चुनाव लड़ेंगे, उनकी भी खबर आ रही है कि वो प्रयागराज या कौशाम्बी से चुनाव लड़ सकते हैं। अब सत्यप्रकाश आपके पास आएंगे, बस मुहर लगना बाकी है, और हम तो ये भी सुन रहे थे कि जो अयोध्या के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, वो तो दफ्तर भी ढूंढ रहे हैं कि भाई कहां दफ्तर होगा, अगर मुख्यमंत्री यहां से चुनाव लड़ते हैं तो कैसे पूरी रणनीति बनाई जाएगी, वो दफ्तर भी खोजा जा रहा है। तो किन किन इलाकों में तलाश कर रहे हैं? हाँ, यहाँ पर जो है लगातार इसकी तैयारी की जा रही है, और इस तैयारी को लेकर लगातार जो पार्टी के जो लोग हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर स्थायी कार्यालय के साथ साथ उस तमाम व्यवस्थाओं को बनाने की तैयारी, हमारे जो साथ जो पदाधिकारी हम उनसे बात करते हैं, कहीं ना कहीं जो तैयारी है वो स्वयं अपने मुंह से ये बताएंगे। यहाँ पर कार्यालय बनाई जाने की जो तैयारी की जा रही है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय फैजाबाद में है, सिविल लाइन में, और वहीं पे हमारा संचालन होता है। रही बात चुनावी दृष्टिकोण से, तो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी बैठेंगे और चुनाव के दृष्टि से जो कार्यालय संचालन की व्यवस्था होगी उस संदर्भ में हम लोग शीघ्र ही बनाने वाले हैं। लेकिन जो यहाँ पर लगातार जो तैयारियां जो है, लगातार डोर टू डोर लोग संपर्क भी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस बार जब चुनाव लड़ते हैं योगी आदित्यनाथ अयोध्या से लड़ रहे हैं,
तो लोगों से क्या कहा जा रहा है, क्या अपीलें की जा रही है? देखिए, हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी हमेशा से तैयारी विकास का हमारा जो प्रमुख मुद्दा है, जो मोदी जी योगी जी ने दिया है, हम 414 जो हमारे बुद्ध का हर प्रमुख जो देव है हमारा, जो देव हमारी है, ये है, इसके माध्यम से हम लोग क्या सकते हैं और मोदी जो बातें हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने आम कार्यकर्ताओं को या आम जनमानस। चलिए सत्यप्रकाश, आप नजर बनाए रखिए इस खबर पे, आपके पास आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। बाकी जो हमारे मेहमान उनका रुख करते हैं, महंत राजू दास जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजू दास जी, देखिए, जब से मुख्यमंत्री बने हैं योगी आदित्यनाथ जी, और अगर हम गोरक्षपीठ के रिश्ते की बात करें तो 3 पीढ़ियों का रिश्ता है, राम मंदिर आंदोलन से, अयोध्या से, और मुख्यमंत्री का भी खास लगाव है। और 5 साल में जो हमारे पास आंकड़े हैं, लगभग 42 बार अयोध्या आए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तमाम विकास योजनाएं वहां पे चलाई जा रही हैं और पूरे विश्व पटल पर एक धार्मिक पर्यटन नगरी बनाने की पूरी कवायद उनकी चल रही है। तो ऐसे में अगर खुद वो वहां से चुनाव लड़ते हैं तो उसका कितना असर पूरे यूपी के परिप्रेक्ष्य में पड़ने वाला है? क्योंकि देखिए, इसमें इफ बट तो हर जगह रहता है, लेकिन जिस तरीके से उनकी आस्था अयोध्या के साथ है, गोरक्षपीठ की आस्था अयोध्या के साथ है, इसके बाद अगर गोरखपुर छोड़ के अयोध्या आते हैं तो पूरे उस अगल बगल अवध क्षेत्र और ब्रज क्षेत्र में कितना असर पड़ेगा? देखिए, जिस प्रकार से अभी एक महोदय बैठे थे जी, महोदय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के ग्राफ खत्म हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, किसके लिए किया? कुछ नहीं किया है। हाँ, बड़े कष्ट के साथ हमको कहना पड़ा है कि जिस प्रकार से हमारी आवाज उस समय कट गई थी, जी, मैं बोल नहीं पाया था। हाँ। मैं कहना चाहता हूं ऐसे लोगों को, जी, जो लोग को समस्या थी, हमको बोको हरम, आईएसआई और भगवा आतंकवादी तक कह दिया। राम और परशुराम के गाली देने वाले लोग, जो सदैव सनातन धर्म संस्कृति को बदनाम करते थे, इस पर कोई उंगली उठाता है क्या? इस पे कोई कुछ कहता है क्या? उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी की सरकार बनी, भाजपा की सरकार बनी, इसके पहले समाजवादी सरकार थी। समाजवादी सरकार में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग 84 कोसी परिक्रमा के, जबकि वो हर वर्ष होता है, कोई नया नहीं था, तो 84 कोसी परिक्रमा रोक दिया और हम लोग 2 महीने जेल थे। तो ये सब समस्याएं, और अभी तक अयोध्या के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता था। भाई, वो सबकी साथ सबकी विकास, जो भी मुख्यमंत्री होगा उत्तर प्रदेश का, उसका परम दायित्व होगा। वो नहीं देखेगा, हिंदू देखेगा, मुसलमान देखेगा, सिख देखेगा, ईसाई देखेगा। आज योगी जब उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, क्या जाति धर्म और मजहब देखकर काम कर रहे हैं क्या? सरकार का सबसे लाभ, सरकारी योजना का सबसे लाभ कोई ले रहा है तो मुस्लिम वर्ग का लोग ले रहा है। पिछली सरकार में 5000 से ऊपर दंगे हुए, इस सरकार में एक भी दंगे नहीं हुए। तो ये सब क्या, ये अंधों को दिखाई नहीं देता क्या? बहरों को सुनाई नहीं देता क्या? ये वही लोग हैं जो निहत्थे राम भक्तों के ऊपर गोली चलाते थे, एक शब्द नहीं बोलते थे। ये वही लोग हैं कि राम को काल्पनिक कहते थे, राम जन्मभूमि के खिलाफ 17 वकील खड़े कर देते थे, एक शब्द कोई बोलने वाला नहीं था। ये वही लोग हैं कि कहते थे नौजवान मंदिर जाते हैं लड़की छेड़ने के लिए। आज उनको क्यों चंदन लगाने पड़ रही है? आज उनको क्यों कंठा धारण करना पड़ा है? आज क्यों साधु संतों के चरण शरण में जाना पड़ा है? आज क्या राम और परशुराम की बात करना पड़ा है? आज क्या हिंदुत्व की बात करना पड़ा है? अभी तक तो गाली देते थे, इतना परिवर्तन क्यों आया? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन लोगों से। तो जिस प्रकार से मानसिकता, मनोवृत्ति की हिंदू और हिंदुत्व में अलग अलग परिभाषित करना, सनातन धर्म संस्कृति को गाली देना, हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करना, इनके कल्चर और इनके हाव भाव में आएंगे। और हाँ जी, राजू दास जी आपके पास आएंगे। अच्छा, बोलिए जी। और मैं कहना चाहता हूं कि यही नहीं, पूरे देश में एक अलग मैसेज है। किसी ने हमारे लिए नहीं किया, जिसने मेरे लिए किया है हम उसके साथ हैं। अभी तक तो हमको आप ध्यान ही नहीं देते थे। अभी तक तो आप सिर्फ ये भगवा उतार कर और टोपी पहनकर और दूसरे स्वामी मनमोहन जी, देखिए, ये वहां के हनुमानगढ़ी के महंत हैं, इनकी अपनी पीड़ा है कि भाई जो पिछली सरकारें थी तो हमने भी देखा था, खबर हमने भी पढ़ी थी कि वहां पे लाठीचार्ज तक कर दिया गया था। 84 कोसी परिक्रमा में तमाम दिक्कतें भी आई थी।
तो इस हिसाब से अगर आप तुलना दोनों को अगर आप तुलना करें, वन वे अगर आप तुलना करें, तो पिछली सरकारों में क्या हुआ था, नई सरकार में ये मुख्यमंत्री 42 बार जाते हैं और आप देखिए जिस तरीके से पूरे विश्व पटल पर पर्यटन नगरी के तौर पर अयोध्या के एक मान प्रतिष्ठा पुराना गौरव लौटाने की बात की जा रही है, जिससे राजू दास जैसे तमाम जो संत महात्मा लोग वो लोग काफी उससे खुश हैं। मैं अपनी बात कहूं? जी जी, आप ही से कहा गया है। देखिए, महंत जी ने जो भी कहा वो एक पक्ष है। दूसरी जो बात मैं ये कहना चाहता हूं कि इसके पहले की जो सरकारें रही है, हाँ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसा नहीं है, या योगी जी बहुत बुरा काम किए हैं, ऐसा भी नहीं है। है क्या सच्चाई क्या है जी? योगी जी हमारे मित्र भी हैं और हम योगी जी को अच्छी तरह जानते हैं। योगी जी बहुत कुछ करना चाहते थे अलग हट करके, जो नहीं किए। यहां ये नहीं है, यहां बस इतना है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी अर्थात हमारे प्रधानमंत्री ने जो भी कहा उसका एक भी काम नहीं हुआ, सबका सब झूठ रहा। चाहे गरीबी को लेकर हो, चाहे किसानों को लेकर हो, चाहे महंगाई को लेकर हो, चाहे भूखमरी को लेकर हो, चाहे बेरोजगारी को लेकर हो। स्मार्ट सिटी कहां गई? बेरोजगारी 2 करोड़ रोजगार देने वाले थे, कहां गया? या विकास कहां हुआ? देश की हालत क्या है? देश में भूखमरी, आज भारत 103वें स्थान पे भूखमरी में पहुंच चुका है। अच्छा। देश का रुपया आज दुनिया में सबसे नीचे आ चुका है। हाँ। मोदी के झूठ की कीमत चलिए ठीक है, चुकानी पड़ेगी। अभी हम विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, विधानसभा चुनाव अगर इसका भी आंकड़ा आपके पास हो तो जो मेरे पास जो आंकड़ा है, 2017 से पहले बजट 2 लाख करोड़ का होता था, इसके बाद हो गया 5 लाख करोड़ का। 2015-16 में 10.90 लाख करोड़ की जीडीपी हुआ करती थी, अभी 21 लाख करोड़ से ज्यादा की हो गई है जीडीपी। तो इसको भी हमको ध्यान देना पड़ेगा और इसके हिसाब से फिर आगे चर्चा करनी पड़ेगी। हमारे साथ शेखर आनंद त्रिवेदी भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम पूरे रणनीति को समझने की कोशिश करेंगे। ये भी जानेंगे कि क्या अयोध्या से लड़ने की जो खबर उस पर पुख्ता मुहर लग चुकी है, अगर वो लड़ते भी है तो उसका यूपी में क्या मैसेज जाएगा, इसको हम समझेंगे। बड़ी चर्चा इस बात पे हो रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अगर टिकट उनका कंफर्म होता है तो इससे पूरे यूपी में क्या संदेश जाएगा, इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शेखर आनंद त्रिवेदी भी हैं। लगभग 2 दशक से यूपी की राजनीति को बड़े करीब से वो देखते हैं, समझते भी हैं और अवध क्षेत्र से आते भी हैं। शेखर, अगर अवध क्षेत्र से और खासकर अयोध्या से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे, 2017 में हमने देखा होगा जब वो सांसद थे, गोरखपुर के थे, माना जाता था कि पूर्वांचल की करीब 80 से 100 सीटों पर उनका प्रभुत्व होता है, दबदबा होता था। अब वो चूंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी इमेज एक बदल गई है। अब जिस तरीके से आप देखिए अलग अलग राज्यों में जब चुनाव होता है तो मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री मोदी के बाद मुख्य वक्ता के तौर पर ज्यादा उनकी डिमांड रहती है। ऐसे में वो अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं तो इसका क्या परिणाम होगा? और अगल बगल के जो जिले हैं, खासकर हम अपने आजमगढ़ की बात कर लें, अम्बेडकर नगर की बात कर लें, जौनपुर की बात कर लें, यहां पर खास कोई प्रभाव बीजेपी का नहीं रहता है। लेकिन अगर वहां से अयोध्या से मुख्यमंत्री लड़ते हैं तो इन अवध क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र और उत्तराखंड तक कितना प्रभाव पड़ सकता है? देखिए अंजलि, उत्तर प्रदेश का चुनाव हर बार हमेशा हर चुनाव में जो एक दिशा है या जो समीकरण है वो अपनी तरह से प्ले करते हैं, वो अपनी तरह से खेल करते हैं। ये जो 2022 का चुनाव है, मैं 2 शब्दों में इसको बयां करता हूं। ये चुनाव सामर्थ्य और समीकरण का चुनाव हो चुका है। सामर्थ्य और समीकरण। जब मैं सामर्थ्य कह रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि सामर्थ्य यानी आप जब सत्ता में हैं तो आपकी सामर्थ्य यह है कि आप राम मंदिर आंदोलन जो आपने 90 के दशक में शुरू किया, क्या आप उसको अमली जामा पहना सकते हैं? हां, अदालत का एक फैसला आता है। बीजेपी इस मुद्दे को कभी नहीं छोड़ चुकी थी और हमेशा की तरह उसने इस बार भी इस मुद्दे को सामने रखा हुआ था और राम मंदिर बन रहा है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। यानी अयोध्या इस समय भारतीय जनता पार्टी की 3 दशक की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र है, सबसे बड़ा एक पॉइंट है जहां से वो पूरे देश को, पूरी दुनिया को ये मैसेज दे रही है।
हमारी सामर्थ्य हमारी संस्कृति से आंकी जाती है, हमारी सामर्थ्य हमारी कमाई से आंकी जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो कोर एजेंडा था कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, वो सामर्थ्य पूरी होती है। दूसरा, जब आप सत्ता में होते हैं तो प्रदेश की जनता के प्रति जो आपकी जवाबदेही है, वहां भी आपका सामर्थ्य दिखाई देता है। जब प्रदेश की सरकार सामर्थ्यवान होती है तो प्रदेश की जनता का भी सामर्थ्य बढ़ता है, उसकी कमाई बढ़ती है, रोजगार मिलता है, बेरोजगारी हटती है, नए नए उद्योग आते हैं। आपने जीडीपी का जिक्र किया, 10 लाख करोड़ से लेकर के 21 लाख करोड़ तक अगर वो पहुंचती है तो ये सामर्थ्य है। ऐसा नहीं है कि वो पैसा किसी गटर में बह गया, वो पैसा देश के अलग अलग प्रदेश के अलग अलग लोगों तक किसी ना किसी रूप में पहुंचा, ये एक हिस्सा है। अब सामर्थ्य दूसरे हिस्से पे आइए। सामर्थ्य का जो दूसरा हिस्सा है वो ये है कि क्या आप सत्ता में वापसी कर सकते हैं। हाँ। यहां पर समीकरण इन्वॉल्व हो जाएंगे। हाँ। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे देश में कहीं का भी चुनाव हो, वो समीकरणों के आधार पर आता है, खासतौर से काऊ बेल्ट यानी उत्तर भारत में। उत्तर प्रदेश में जातीय राजनीति बीते दशकों में हावी रही है। अब इस सामर्थ्य के साथ जब आप समीकरण को देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि बीते 24-48 घंटे में कई पार्टी के मंत्री ऐसे थे, चलती सरकार के मंत्री ऐसे थे जिन्होंने इस्तीफा दिया। तो जिन्होंने इस्तीफा दिया है वो यूं ही नहीं दिया है, वो जनाधार के नेता रहे हैं, उनका अपने अपने क्षेत्रों में प्रभाव रहा है। हाँ। और जब वो इस्तीफा देते हैं तो एक मैसेज कन्वे करते हैं। अयोध्या से योगी आदित्यनाथ जब चुनाव लड़ने का इनका फैसला आता है, ऐलान होता है और ये लड़ेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। मैं अयोध्या में बीते दिनों था। हाँ। वहां पर कार्यालय खोजा जा रहा था, मेरे पास सूत्रों से जानकारी आई थी, आज इस चीज की पुष्टि भी हो रही है। अच्छा, अयोध्या से जब ये लड़ेंगे तो जो अवध का क्षेत्र है, इसमें योगी आदित्यनाथ न सिर्फ एक बड़ा मैसेज देंगे संस्कृति के लिहाज से, सामर्थ्य के लिहाज से, बल्कि इस बात का भी द्योतक होगा उनका चुनाव लड़ना कि देखो हमने अगर कोई चीज 3 दशक तक चलाई तो उसको अंजाम तक पहुंचाने का मादा भी रखते हैं। इसी तरह जो हमारे और भी वादे हैं, चाहे वो रोजगार के हो, सड़क बिजली पानी का हो, या अनन्य तरीके के जो वादे इरादे संकल्प पत्र में जताए जाते हैं, घोषणा पत्र में, उसको भी पूरा करने का हम दमखम रखते हैं। ठीक है। ये हुआ समीकरण का एक हिस्सा। हाँ। अब इसको पलट दीजिए। दूसरा, विपक्ष भी अपनी तरह से समीकरण बनाने में जुटा हुआ है। अवध में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ यहां से जब चुनाव लड़ेंगे तो इसका मैसेज पूरे प्रदेश में जाएगा। मथुरा से भी उनकी चर्चा थी, लेकिन वहां से नहीं। काशी में भी मंदिर जो कॉरिडोर है वो बना है, वहां से भी नहीं। वो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, जो पूर्वांचल का इलाका है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही माइन्यूटली इसको कैटेगराइज कर दिया है। पूर्वांचल का जिम्मा ए.के. शर्मा के पास, और साथ साथ अवध का जो क्षेत्र है यहां पर पंप करने के लिए योगी आदित्यनाथ, और पश्चिम में आप देखिए कि प्रभारी खुद अमित शाह है। यानी वहां के समीकरण बनना बिगाड़ना एक ऐसे आदमी के हाथ में है जिसने एक दौर में पूरे उत्तर प्रदेश को आएंगे। शुक्र भाई, संजीव कौशल जी भी हमारे साथ है, उनके पास भी चलते हैं। हाँ, तो भारतीय जी, ये समीकरण आपने समझाया। अब संजीव कौशल जी आपके पास आएंगे। इस बार हम देख रहे हैं संजीव जी, आपने भी इसको देखा होगा कि अयोध्या थोड़ा केंद्र में आ रही, इस बार पूरी सियासत के केंद्र में अयोध्या आ रही है। बीएसपी ने प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन अयोध्या से किया। आप देखिए, समाजवादी पार्टी ने भी जो अपनी सम्मेलन किया था प्रबुद्ध वर्ग या ब्राह्मणों को रिझाने के लिए, उसमें भी अयोध्या में भी उन्होंने भी किया था। और वैसे जैसे लोग भी अयोध्या आते हैं अपनी रैली करने के लिए, तो इस बार अयोध्या इतनी प्रमुख क्यों हो गई है यूपी की सियासत के लिए, जरा इसको भी समझाएं आप संजीव जी। धर्म के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से राजनीति की है और सफलता पाई है, निश्चित रूप से बाकी दलों के लिए भी एक नजीर बना है, और बाकी दल भी इससे अपने आप को अछूता नहीं रखना चाहते और अलग नहीं रखना चाहते। हाँ। दूसरी बात, जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है, उत्तर प्रदेश में आंकड़ों के लिहाज से यदि देखा जाए तो कुछ काम पिछले कुछ महीनों में, कुछ वर्षों में इस तरह की हुई है जिससे भारतीय जनता पार्टी के विरोध में एक लहर जो चली है, जो लगातार आपको दिखाई दे रहा है। 1 साल पहले तक जो स्थिति बनी हुई थी, 1 साल में सीधे उल्टा आपको बता हुआ दिखाई देगा। उसमें आप जब गौर करेंगे तो दिखाई देगा कि अभी हम सुन रहे थे कि बहुत सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हुई है उत्तर प्रदेश में। तो जब बहुत सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हुई है तो फिर नीति आयोग के रिपोर्ट को कैसे देखा जाए, जब स्वास्थ्य विभाग के बारे में वो रिपोर्ट करते हैं तो एडीआर की रिपोर्ट बताती है, आप एक तरफ जहां एक अपराधी के घर पर बुलडोजर चलाते हैं और कहते हैं कि नेस्तनाबूद कर देंगे और इस पर गरीबों के लिए सरकार करेंगे, और एडीआर के रिपोर्ट के अनुसार 76-70 से ज्यादा दागी और बड़े मामलों के अपराधी आपके खाने में खुद बैठे हुए हैं। आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में पुलिस के मुखबिरी से दर्जनों पुलिस वालों की जान चली जाती है। योगी जी के गृह जनपद की बात देखते हैं, किस तरह से व्यवसाय की हत्या कर दी जाती है होटल में। रात में 2 बजे दलित महिलाओं की स्थिति क्या है वो भी
किसी से छुपा हुआ नहीं है। और ये सारी चीजें जो सरकार अपनी बात रख रही थी, जिस अंदाज में रख रही थी, विपक्ष यदि सड़कों पे नहीं होती तो सारी चीजें धुंधलके में रहती और कुछ अलग नतीजे इसके निकलते हुए दिखाई दे रहे थे। नतीजा ये हुआ कि जब विपक्ष ने अपनी ताकत का इजहार किया तो कोर्ट को बीच में आना पड़ा और सारी बातें की सरकार कर रही थी उसके उलट बातें समझ में आई लोगों को, और लोगों को लगा कि नहीं, सरकार तो सब कुछ छुपा रही थी। तो ये जो परिस्थितियां है, हमने ये भी देखा स्वास्थ्य विभाग की बात करने तो ये बात अच्छा संजीव जी, चूंकि देखिए अभी क्या होता है, चूंकि मैं भी यूपी से आता हूं, जो तत्काल राहत मिलती है ना, तत्काल लाभ अगर जनता को मिला, लोग उसको ज्यादा भरोसा करते हैं। आपने नीति आयोग का जिक्र किया, हम WHO की भी जिक्र करते हैं। WHO ने पूरे कोरोना महामारी को लेकर बड़ी तारीफ की है योगी सरकार की। हमने देखा था कहाँ की एक राष्ट्राध्यक्ष थी, वो कह रहे थे अगर योगी जैसे हमारे पास सहयोगी आ जाते तो हम कोरोना से बहुत बेहतर तरीके से लड़ाई लड़ते। तो एक दूसरा पहलू ये भी है। अब आप देखिए जो 15 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, जो लोगों को घर मिला, मैं कई लोगों से बात किया, हो सकता है कि एक पहलू दूसरा पहलू आप समझा देंगे कि वो लोग कह रहे हैं कि भाई, कुछ मुसलमान महिलाओं से मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं भाई अभी तक तो मुझे घर नहीं मिला था, मुझे घर मिला, शौचालय बना, मेरे अकाउंट में पैसा आया। तो एक पहलू ये भी है। तो कई बार ये जो नीति आयोग की रिपोर्ट वो लोग भूल जाते हैं, उनको लगता है नीति आयोग हमसे क्या मतलब, हमको घर मिल गया, हमको शौचालय मिल गया। कुछ चीजें ये भी क्या प्रभाव डालती है चुनाव में संजीव जी? आयोग की बात मानेंगे। और रही बात जहां तक विदेशी या बाहरी लोगों के बारे में तारीफ करने की, हमारे पास आ जाते हैं, अगर यदि तारीफ कर दी तो उसके बारे में नहीं, हमने जो जमीन की बात की उस पर भी बोलिए, उसका क्या असर पड़ता है जो जमीन लेवल पे? कई बार होता है क्या है ना कि कुछ बड़े पत्रकार लोग दिल्ली में बैठते हैं, गांव में नहीं जाते। आप आजमगढ़ जाइए, गोरखपुर जाइए, गाजीपुर जाइए, वहां के लोकल लोगों से बात करिए, फिर समझिए, तब आकलन करिए। ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इसमें कहीं कोई आप भेदभाव कैसे कर सकते हैं लोग। हाँ। यदि सरकारें योजनाएं बनाती है तो भेदभाव कैसे करेंगी? वो सबके लिए है, सबों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए भी है, बहुसंख्यक वर्ग के लिए है, वो जो उसके खाने में आता है, खाने में आता है, वो सबके लिए। उसमें भेदभाव करने का कोई मतलब नहीं होता है और होगा भी, चाह के भी आप नहीं कर पाएंगे। तो ये एक अलग विषय है। लेकिन मूल चीज ये है कि क्या हम 5 किलो अनाज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, एक वर्ग जो जिसमें पैदान खड़ा है, जिसकी बात हम कर रहे हैं, वो तो 2 मिनट के लिए खुश हो जाएगा, लेकिन क्या उससे उसकी स्थिति बेहतर हो जाएगी? ये तत्कालिक लाभ तो आप दे सकते हैं, राहत तो दे सकते हैं। और हम जानते हैं कि यदि ये योजना यदि होली तक विस्तार करने की बात है, आगे तक बढ़ाने की बात है, तो उसके राजनीतिक अपने नफे नुकसान को ध्यान में रखते हुए ये किया गया है। ये असर पड़ता है, इसका भी असर पड़ता है। मैं बिल्कुल आपकी बातों से सहमत हूं। वही तो हम जानना चाह रहे हैं सर। अब देखिए, मैं अभी गांव गया था, एक परिवार में अगर 5 लोग हैं तो 5 में 25 किलो उनको पास राशन आ गया। मैं देख रहा हूं कि इस बार हमारे यहाँ, मेरे पिताजी अब गेहूं बेचने गए थे तो दाम काफी कम हो गए। वो बोले कि इन लोगों को जो राशन मिल रहा है, ये लोग ला के बेचते हैं, तो उन लोगों को इफरात सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो ऐसे में आप उनको तत्काल कैसे नकार सकते हैं कि भाई एक हाथरस वाली घटना, 2-4 घटनाओं से उनको जोड़ के आप उनको एकदम से मोटिवेट नहीं कर सकते? कि ये राजनीति एक ऐसा फेंका हुआ दाव है और चारा है जिसमें सारे लोग फंस जाते हैं। इससे उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति कहीं से सुदृढ़ होने वाली नहीं है। ये तत्कालिक राहत के लिए है जो कोरोना काल में। अभी संजीव जी कुछ अगले चैनल पे जो हमारी आज तो 1 साल पहले बात हो रही थी, तो आपने यही कहा ना कि तमाम लोग बेरोजगार हो गए हैं, गांव में चले गए, भुखमरी की नौबत है, उनके पास खाने को नहीं है, कुछ नहीं है। तो इतना अगर उनको व्यवस्था अगर सरकार ने दे दी तो एक तरीके से बहुत बड़ी राहत दी ना। जो लोग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता कमाते थे, घर चले गए, कुछ नहीं मिलता था, घर जाते ही सबसे पहले आपको 2000 रुपए मिलेगा, राशन मिलेगा, और अभी तक मिलता ही आ रहा है। तो लोग उसको देखेंगे ना भाई कि बुरे वक्त में सरकार साथ है हमारे। निश्चित तौर पर देखेंगे, मैं इसे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या इसी के आधार पर आप सरकार बनाते हैं क्या? मैं ये कह रहा हूं कि विपक्षी पार्टियां क्या मान लेंगी कि आपने राशन दे दिया इसलिए ये सारे लोग आपको वोट देने के लिए तैयार हैं और बिल्कुल आपकी वापसी हो जाएगी? और बहुत सारे मुद्दे हैं। हाँ, ये पॉइंट है बहुत। हाँ, कानून व्यवस्था के मुद्दे का जो आपने जिक्र किया, ये बहुत बड़ा सवाल है। और जो शेखर भाई, जो ये रिपोर्ट भी आई थी कि महिला सुरक्षा को लेकर जो दावा किया गया था, तो महिला अपराध के मामले में हम जो है नंबर 1 पे हैं यूपी के लोग। तो ऐसे में ये जो दावा सरकार का है, वहां पर कम से कम विपक्ष जो इस मुद्दे पर सरकार को कड़ाई से घेरेगा। तो क्या ये हिंदुत्व का जो एजेंडा है उससे छुपा लेंगे उसको? देखिए, 2-3 चीजें हमें समझनी होंगी। हाँ। जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं, हाँ। खास तौर से महिला अपराध होते हैं, तो वो ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के दौर में ही हुए हैं। हाँ। ये अलग अलग सरकारों में और हर दौर में होते आए हैं। सब होता क्या है कि किसी समय पर वो चीजें ज्यादा हाईलाइट होती हैं, किसी समय पर कम हाईलाइट होती हैं।
मायावती जब मुख्यमंत्री थी तो इलाहाबाद में दलित महिला के साथ ही अत्याचार हुआ था। डीजीपी को यहां से हेलीकॉप्टर में, सरकारी हेलीकॉप्टर में भेजा गया था, रातों रात भेजा गया था, और वहां पर उन्होंने न सिर्फ कंपनसेशन दिया था बल्कि कार्रवाई की थी। अखिलेश यादव के समय पे भी इस तरह की घटनाएं हुई, मुलायम सिंह यादव के भी घटनाएं हुई समय पे, और योगी आदित्यनाथ सरकार के समय पे भी, यानी बीजेपी की सरकार में भी इस तरह की घटनाएं हुई। महिला अपराध हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है कि सरकार उसको करवाती है, लोकल फैक्टर्स होते हैं, वो बड़े हो जाते हैं, घरेलू मसले होते हैं, आपसी रंजिश होती है, अड़ोसी पड़ोसी का विवाद होता है, हाँ। और वो चीजें आगे बढ़ती हैं। भाई आपको याद होगा मायावती के राज में और मायावती के राज में और अखिलेश के राज में एक बदायूं कांड हुआ था, एक कन्नौज कांड हुआ था, पूरी मीडिया में सुर्खियां थी, उसके ऊपर फिल्म भी बढ़ गई थी, और उसमें कहीं न कहीं सरकार को बैकफुट पिला दिया था। तो ये कई बार बड़े मुद्दे बन जाते हैं ये व्यवस्था जो होती है। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बड़े मुद्दे हैं ही। महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं का सम्मान जहां है, संस्कृति का उत्थान वहां है। हाँ। ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, और ये खासतौर से जब बीजेपी संस्कृति की बात करती है तो उसको भी ध्यान रखनी पड़ेगी। हाँ। इस चीज को आपको समझने की जरूरत है, या हमारे दर्शकों को, कि महिलाओं के साथ ये जो कोताही होती है, उनका अपमान होता है, करता कौन है? इस समाज के बीच के लोग करते हैं, यानी संस्कारों का कहीं ना कहीं अभाव है, जो आपसी झगड़े, लोकल फैक्टर्स हैं, वो कहीं ना कहीं हावी होते हैं। दूसरा, दबंगों को लेकर के भी जो बात होती है, वो भी चीजें हमें ध्यान रखनी होंगी कि हम किसी जाति के हैं, हम किसी कमजोर पर अत्याचार करते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो दलित के साथ ही होता है। अगर कोई पंडित कमजोर है तो ठाकुर उसको भी निपटा देगा, या कोई ठाकुर कमजोर है तो हो सकता है कोई ब्राह्मण दबंग हो तो उसको निपटा देगा, ये होता है। दूसरा, आप याद करिए कि बीती सरकारों में लड़कियों ने स्कूल जाना बंद कर दिया था। 11वीं 12वीं की लड़कियां थे, वो स्कूल जाना छोड़ दिया था, क्योंकि शोहदे रास्ते में उनको छेड़ते थे। इस बात को कोई नहीं कहेगा, जो जिस तरीके से जब लगातार सड़क पर चलती हुई लड़कियों के साथ राजनी होती है, छेड़खानी होती है, ये कौन करता है? हमें इस चीज का भी ध्यान रखना होगा। बहुत सारे ऐसे घुसपैठिए हैं, शुक्र भाई, ऐसे स्वामी मनमोहन जी हमारे साथ हैं, कुछ कहना चाह रहे थे। स्वामी जी देखिए, जब हम लोग आकलन करते हैं तो हर चीज पे आकलन करते हैं। आपने बहुत सही मुद्दा उठाया था कि भाई हिंदुत्व की राजनीति बीजेपी करती है, और आप हिंदू स्कॉलर भी हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि अभी जैसा कि संजीव जी ने जिक्र किया कि ओबीसी समाज के दो बड़े कद्दावर नेता थे, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, ये 16 में आए थे बीजेपी में, अभी वो छोड़ के चले गए, समाजवादी पार्टी के साथ जा रहे हैं वो लोग। तो आपको क्या लगता है कि ओबीसी में गैर यादव वोट बैंक में जो बीजेपी ने सेधमारी की थी, इन दो नेताओं के जाने से कुछ डेंट होगा, और एक बार फिर से बीजेपी को अपने कोर मुद्दे यानी हिंदुत्व तरफ वापस लौटना पड़ रहा है, और इसी रणनीति का हिस्सा है अयोध्या से चुनाव लड़ना? अंजनी जी, मुझे 2 मिनट कंटिन्यू दीजिएगा जी, और मैं आपको एक नए विषय को लेकर आता हूं। हाँ। अभी कुछ दिन पहले आपने अपने चैनल पे भी चलाया होगा, देखा होगा कि योगी जी ने 20 और 80 की बात की। जी, अभी तुरंत चर्चा हुई भी थी, संजीव ने चर्चा की थी। जी न, मैं एक अलग बात आपको बताने जा रहा हूं। असल में देश में 80 और 20 की लड़ाई नहीं, 5 और 95 की लड़ाई है, 5 और 95% की लड़ाई है, पूंजीवाद और सर्वहारा की लड़ाई है। मैं एक नई बात आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, मैं आपने जो सवाल किया उसका अंत में जवाब दूंगा, लेकिन 1 मिनट में कंटिन्यू एक बात बताऊंगा, उसे आप सुनिए। 90% ब्लैक मनी आज किसके पास है? मैं बोलूंगा आप समझ जाओगे। 90% ब्लैक मनी आज किसके पास है? 90% बैंकों का एनपीए आज किसके पास है? 90% बैंकों पे घोटाला किसने किया है? 90% बैंकों का पैसा लेकर के देश छोड़ करके भागा कौन है? बिल्कुल है जी। आप सोचो, ये एक बहुत बड़ा विषय है, और वो 90% कौन है, ये आपको मैं बोलूं ना बोलूं तो भी आप समझ जाएंगे। बिल्कुल, देखिए, जिन लोगों का आपने जिक्र किया है उन लोगों को लोन दिया था पिछली सरकार ने। अगर ये भी हम थोड़ा याद भी दिला दें जी, हम इसमें थोड़ा सा, आप मुझे पूरा करने दीजिए। हाँ, तो उन 90% के जो लुटेरे हैं, जिनको मैं डायरेक्टली कहता हूं, अब उस चोरी पर आज भी भारत में उन्हीं 5% लोगों के लिए सरकार काम कर रही है। 5% में से कुछ गलत लोगों के लिए ही काम कर रही है, और किसी के लिए। आपने देखा, पूरा किसान बिल अडानी और अंबानी के लिए बनाया गया।
अच्छा। पूरे भारत की अर्थव्यवस्था आज अडानी अंबानी के हाथों में जाकर फंस चुकी है। सब दे दिया उन्हीं को। पूरा देश आज अडानी और अंबानी का गुलाम। और ये जो 15 करोड़ राशन बांट रहे हैं वो पूरा अडानी अंबानी को बांट दिया, और पूरे देश में जो सब कुछ बन रहा था, जो किसान बिल बना था, वो अडानी जी को देने के लिए कि भाई तुम आओ राज कर लो किसानों पे, ये मतलब मैसेज करना चाह रहे थे लोग। जिनको 1-1 किलो 5-5 किलो राशन दिया, भूखों मर रहे थे उनको राशन दिया। लेकिन जिनका धन 50% इस महामारी में भी बढ़ गया, इस पर कभी हम बहस करते हैं, कभी बात करते हैं। नहीं, ये पॉइंट आज अगर विकास किसी का हुआ है जी, तो सच्चाई तो यह है कि 2 आदमी, भारत के 2 आदमी देश बेच रहे हैं और भारत के 2 आदमी देश को खरीद रहे हैं। अच्छा, एक चीज स्वामी जी, बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं। नहीं सर, अब चूंकि मेरा सवाल ये भी, हालांकि हम हिंदुत्व के मुद्दे बात कर रहे हैं, लेकिन आपने छेड़ दिया, तो मैं ये भी जानना चाहता हूं कि 2 आदमी अडानी और अंबानी सब कुछ खरीद रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अभी 2014 से पहले ये लोग छोटी मोटी स्टोर रूम चलाते होंगे, ठेला वाला चलाते होंगे, इसके बाद 2014 के बाद उन्होंने पूरा सब कुछ बना लिया, खरीद लिया। नहीं, 2014 से पहले जो उनकी करते थे दोनों लोग, ये लोग क्या करते थे 2014 से पहले? जो उनका दोनों लोग स्वामी जी क्या लेकर फिर रहे थे। मतलब 2014 के बाद इनके पास कैसे आ गया कि ये लोग 2014 से पहले ये नहीं, स्वामी जी क्या माला फेरते थे ये लोग। अच्छा राजू दास जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जो ये लोग बोला जाता है कि 2 लोग सब कुछ कर रहे हैं, अडानी अंबानी। अंजनी जी, एक सवाल मेरा रह गया है। जी, देखिए अभी हम चूंकि हम जो है ना यूपी देखिए, बहुत बोल लिया, यूपी के चुनाव पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और आप बात कर रहे हैं। अच्छा, अब राजू दास जी आप जवाब दीजिए। ये कहा जा रहा है कि सिर्फ 5% और 95% की लड़ाई है, 2 ही उद्योगपति हैं, सारा कुछ कर लिया, यही 2014 के बाद से वो अरबपति बन गए, इसके पहले लोग ठेला वाला लगाते थे। ये तो बहुत गलत हो रहा है। नहीं, ये बहुत दुख हो रहा है, हमको बहुत कष्ट हो रहा है। जिस प्रकार से स्वामी जी ने कहा कि अडानी और अंबानी ये दोनों लोग देश को खरीद रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं स्वामी जी से कि 2014 से पहले अडानी और अंबानी स्वामी जी के यहाँ घर पे झाड़ू लगाते थे, इनके यहाँ चौका बर्तन करते थे, इनके यहाँ ये जो स्वस्ति वाचन करते हैं, जो वैदिक शिक्षा देते हैं, वो दोनों ग्रहण कर रहे थे। एकाएक देश को जो 2 लोग बेचने वाले मोदी और अमित शाह, एकाएक इन्हीं के यहाँ वो मिल गए। मोदी और अमित शाह दोनों स्वामी जी के यहाँ गए हुए थे और दोनों मिल गए उसके यहाँ। इन्होंने, स्वामी जी ने अडानी और अंबानी को दे दिया उनको, और वो पूरा देश खरीद लिया। अरे कितनी मूर्खता वाली बात ये लोग करते हैं, कितने बेहूदी वाली बात ये लोग करते हैं। इनको लाभ और नहीं आती है। अब देखिए ये एक पक्ष रहेगा राजूदास जी, आप इसको इनकार नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं राजूदास जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आ रहा हूं मैं एक मिनट दीजिए, मैं एक चैलेंज। नहीं सर, हमारे पास ओवरऑल 2 मिनट ही है, आप 10 सेकंड में बात रख लीजिए। जी देखिए, अगर मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र भाई, क्या चैलेंज करोगे? क्या तुम टुकड़े गैंग के साथ हो? तुम क्या चैलेंज करोगे? तुम तो ऐसे लोगों के साथ हो जो हिंदू और हिंदुत्व को गाली देता है। तुम तो ऐसे लोगों के साथ हो, तुम तो ऐसे लोगों का साथ हो जो हमको ISI से जोड़ दिया, बोको हराम से जोड़ दिया, तालिबान से जोड़ दिया। तुम तो ऐसे लोग के साथ हो। दुर्भाग्य है, तुम्हारे जैसे काले नहीं, तुम्हारे जैसे आतंकवादी। जो चलिए, आज हमारा मुद्दा नरेंद्र मोदी का नहीं रहा है, आज हम लोग चर्चा कर रहे थे। मुझे 1 सेकंड, स्वामी जी 5 मिनट से आप ही बोल रहे थे जी, 10 सेकंड में अपनी बात कहिए। आप लग रहा है कि हम लोग आज योगी आदित्यनाथ पे आए हैं बहस करने के लिए, आपने पूरी डिबेट सिर्फ मोदी पे कर दी। भाई मोदी, आज हम मोदी पर चर्चा नहीं कर रहे। स्वामी जी को बहुत तकलीफ है, स्वामी जी को बहुत दिक्कत। स्वामी जी, मोदी जग जाहिर कर दें काले धन। अरे ये बताइए स्वामी जी, क्योंकि आज हमारा मुद्दा नहीं है, नहीं तो उस पर मैं जवाब देता आपको। आपने जिन लोगों का नाम लिया कि वो पैसे लेके भाग गए, संस्कृति पे उन लोगों को पैसा किसने दिया था? जिन लोगों की मेहुल चौकसी, जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, उनको पैसा किसने दिया था?
जो पैसे लेकर नहीं नहीं, ये भाग देखिए गए, आज वो मुद्दा जो नहीं है, जिनके पास आज वो मुद्दा काला नहीं है, धन आज वो मुद्दा हम लोग लिस्ट सार्वजनिक करें। नहीं नहीं, बस लिस्ट नहीं, नहीं, सार्वजनिक कर आज दें। आज 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 वो मुद्दा नहीं है स्वामी जी मुद्दा ये है, देखिए हम यूपी चुनाव की बात कर रहे हैं, आप टोटल अच्छा बड़ी दिलचस्प बात शेखर भाई ये भी है कि स्वामी जी ने बातों बातों में योगी को अच्छा बता दिया और कहा कि मोदी के सानिध्य में आकर योगी भी गड़बड़ कर रहे हैं। ये देखिए एक पक्ष ये भी यहाँ पे बहस में आया शेखर भाई। योगी सुनिए, जी को सत्ता गंवानी पड़ेगी मोदी के अच्छा, कारण। ठीक है, ये आपका पक्ष है जी शेखर भाई। देखिए यहाँ पे तो आग लगाने वाली बात आ गई। अंजनी, दो तीन चीजें मैं बता देता हूं। हाँ। एक तो यह है कि मोदी के नाम पर केवल प्रदेश नहीं पूरे देश में ब्रांड मोदी है। हाँ। तो विपक्ष की एक सामूहिक रणनीति है कि मोदी को डेंट मारो। हाँ, ब्रांड एक को चीज तो नुकसान ये हो हाँ। गई, ये हो गया एक जवाब। स्वामी जी भी उसी में। दूसरा, योगी बेहतर कर सकते थे। हाँ। ठीक है, तो योगी आदित्यनाथ को लेकर के अगर चूंकि संत महात्मा है तो जाहिर सी बात है कि संत के अपोजिट में नहीं बोलेंगे। हाँ। तो ये हो गई दूसरी बात। हाँ। तीसरा, जो अडानी अंबानी की बात आई, देखिए देश की सरकार होती है, हाँ। प्रदेश की सरकार होती है, हाँ। सरकार के पास ही हर tariके की चीज होती है। हाँ। अगर सरकार किसी उद्योगपति को नहीं दी, आज अडानी अंबानी अगर बंद हो जाएं तो आप बताइए कितना लोग बेरोजगार हो जाएंगे। सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती। तो ये उद्योगपतियों के लिए भी जो एक कॉर्नर रहता है वो अपनी जगह पे है। आप भी उद्योगपति बन जाइए, हम भी बन जाए, किसने मना किया? आप सरकार से करिए कि हमें साहब ये ठेका दीजिए, आपके साधन संसाधन उस तरीके से। तीसरी चीज पे आइए, जितने भी अपने गेस्ट में पैनल में बैठे हुए लोग हैं, मैं इन सबसे इनका एड्रेस जानना चाहूंगा। क्या ये किसी ऐसे इलाके में इनका घर है या इस ऐसे इलाके में जाकर के रह सकते हैं जो मुस्लिम बहुल इलाका हो? हकीकत यह है कि बैठे हुए पैनल में सभी लोग हिंदू हैं। इस बात को कोई माने या ना माने, अगर हिंदू अपनी कॉलोनी से खदेड़ा जाता है, अपने इलाकों से खदेड़ा जाता है, जैसा कैराना में हुआ, तो उसके लिए प्रदेश में कहीं जगह नहीं मिलती। दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर जैसे दंगे होते हैं तो पूरी पूरी कॉलोनियां सरकार बसवा देती है। इस बात को समझिए। तो एक चीज ये है कि अगर आप अपने देश में हिंदुस्तान से खदेड़े गए किसी भी समय पे, पहले भी हुआ है, तो आप बताइए धरती के किस कोने पे आप जगह पाएंगे? और दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके से मुस्लिमों का यहां पर प्रादुर्भाव हुआ है हिंदुस्तान में, जिस तरह से लाला करके बसाए गए, केवल हिंदुस्तान के मुसलमान है ऐसा नहीं, यार रोहिंग्या भी चले आए हैं, बांग्लादेशी भी चले आए हैं, इन सबका ठेका हिंदुस्तान की सरकार ही उठाए हुए। फ्री राशन जो मिल रहा है वो इनको भी जा रहा है। इन सब ने अपने आधार और ये बना लिया। अब ये क्या है कि ये जो सरकारी व्यवस्थाओं में लोग बैठे हुए हैं, यहां पर भी ये नेक्सस काम कर रहा है। कोई सरकार इस तरीके से इन चीजों पर ध्यान नहीं देती है। ये भी कोर मुद्दे हैं। अगर हिंदुत्व की बात कोई पार्टी या सरकार करती है तो आप ये भी ध्यान रखिए कि दूसरी सरकारें आती हैं तो 100-100 मीटर पर मस्जिदें भी बनती हैं। ठीक है, कई मस्जिदें ऐसी होती हैं बड़ा जिनको मुद्दा आप आपने हटा तय नहीं किया। सकते हैं। फाइनल फ्लाईओवर के ऊपर मस्जिद बनी हुई है। हाँ चलिए, अब चूंकि हम आखिरी पड़ाव में आ गए हैं, फाइनल कमेंट संजीव जी आपका है। सबको आपने सुना। देखिए दोनों पक्ष है। एक पक्ष, एक सरकार हमने भी देखा था, उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जो चीजें हैं उस पर पहला हक जो है अल्पसंख्यकों को होना चाहिए, मुस्लिमों का होना चाहिए, ये भी बयान हमने सुना था। और अब दूसरा पक्ष ये भी हो रहा है कि 80 और 20% की भी बात चल रही है। तो 2022 के रण में आप इसका कितना असर देख रहे हैं 80 और 20 का, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या में चुनाव लड़ने का? फाइनल कमेंट आपका संजीव जी। यदि आदरणीय योगीनाथ जी अपने 5 साल के कार्यकलापों के ऊपर लोगों के बीच में जाते और लोगों से वोट मांगते तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन जिस तरह से उनके लड़ने के लिए और जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी बनाती हुई दिखाई दे रही है, फिर मैं पुनः वही बात दोहराऊंगा जो इससे पहले, चूंकि उनका एक बड़ा जनाधार बहुसंख्यक वर्ग की आबादी है और उन्हीं लोगों के बीच में उनको राजनीति करनी है और उन्हीं लोगों के बल पे वो सत्ता में वापस यदि आना चाहेंगे तो आएंगे। तो इसलिए उन्होंने पुनः राम के शरण में जाने का निर्णय लिया है और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की हो, राम जी पूरे इलेक्शन में पुनः हावी होने वाले हैं, ये मुझे दिखाई दे। मतलब आप मान रहे हैं कि राम जी करेंगे बेड़ा पार? चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। महंत राजू दास जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। स्वामी मनमोहन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शेखर भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो अब देखिए, बहस हुई, हर मुद्दे पे बहस हुई, हर पहलू पे बहस हुई। तो बात यही निकल के सामने आई कि जो विकास का मुद्दा है, विकास के मुद्दे पर अखिलेश यादव भी चुनाव लड़े लेकिन हार गए। तो विकास के साथ साथ सांस्कृतिक और धार्मिक इसका भी एक तड़का लगेगा। तो हो सकता है, बीजेपी को लगता है कि 2022 में बात बन जाएगी और इसी रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है।